हेलो फ्रेंड्स, आदाब। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे चैनल के मेहमान हैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के चेयरमैन अरशद फिरोज साहब। अरशद फिरोज साहब बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्हें गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का चेयरमैन बनाया है। तो आइए हम आपकी मुलाकात अरशद फिरोज साहब से करवाते हैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल अशफाक लेंस में। जी शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ हमारे नाज़रीन से करवाएं। मेरा नाम अरशद फिरोज़ है और मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट के झाझा का रहने वाला हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा का मैं ऑफिसर रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे अभी तक काम करने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का चेयरमैन बनाया गया। इसके पहले नौकरी में रहते हुए भी मैं भोजपुरी एकेडमी का चेयरमैन रह चुका हूँ, बिहार भोजपुरी एकेडमी का। और साथ ही ये भी मुझे मौका मिला था कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अच्छे अच्छे पद पर काम करने का मौका मिला है। बहुत खूब। सर, आप चूँकि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप देखा करते थे, तो अचानक आप वहाँ से रिटायरमेंट के बाद ये जो लाइब्रेरी की जिम्मेदारी आपको मिली, तो कैसा लगा आपको? किस तरह से आपने इसको एक्सेप्ट किया? शुरू में तो हम लोगों की पोस्टिंग ब्लॉक में भी रही है, अंचल में रही है, अनुमंडल सब डिवीज़न में रही है, डिस्ट्रिक्ट में रही है। उसके बाद पटना में रहने का मौका मिला और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पहले हम वज़ीर ये जो थे SC ST के वज़ीर, उनके हम आप्त सचिव भी रह चुके थे। अच्छा। उसके बाद हम और भी कई पदों पर रहे हैं। उसके बाद मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने का मौका मिला। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि रिटायरमेंट के पहले ही जब गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का मैं चेयरमैन का पोस्ट खाली था, तो उस वक्त मुझे इजाफी जिम्मेदारी दी गई थी। उसी के वक्त में अगर हमने हो सकता है कुछ बेहतर काम किया हो तो मुझे परमानेंट यहाँ पर काम करने का मौका मिला है बहैसियत चेयरमैन। बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ जो आप चेयरमैन की हैसियत से आए, तो कितने दिन हो गए और इसका टेन्योर कितना है? टेन्योर तो ये है कि 3 साल के टेन्योर में हम आए हैं और 3 साल बहुत जल्द मुकम्मल भी होने वाला है। अच्छा। तो गोया आप जल्द ही इस लाइब्रेरी को छोड़कर चले जाएंगे? ये तो हम नहीं कर सकते, ये सरकार की सोच है। अगर सरकार मुझसे और भी सेवा लेनी चाहेगी तो और आगे जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि भाई आपने जो काम किया है इस लाइब्रेरी के लिए, आगे आपको और मौका मिले देखने के लिए इसी को। मैं ये कह रहा था कि इस लाइब्रेरी में जब आप आए तो पुरानी बिल्डिंग में ये लाइब्रेरी चल रही, अभी भी चल रही है। इस गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट 1938 में हुआ है और सैयद महमूद साहब हैं जो कि उन्हीं की दी हुई ज़मीन है। इसी पर ये लाइब्रेरी खड़ी है इमारत, और उन्होंने हज़ारों किताब के साथ डोनेट किया था और इस बिल्डिंग को भी किताबों के साथ उन्होंने दिया था आम आवाम के लिए और तुलबा के लिए। और बहुत ही बड़ा ये काम था कि लाइब्रेरी को पूरे किताब के साथ उन्होंने इस इमारत को दिया। 1938 से लाइब्रेरी यहाँ पर कायम है और मुझे मौका मिला यहाँ का एक्विटेंस रोल देखने का जो पुराना है। तो 1938 से ये सरकारी लाइब्रेरी के तौर पर काम कर रही है। तो हम वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो पुराने स्टाफ थे उनको 4-5 रुपया सैलरी मिलती थी, तो वो भी एक्विटेंस रोल हम लोग के यहाँ मौजूद है। ये देखकर खुशी हुई। तो जब आप यहाँ आए तो किस तरह के सब्जेक्ट्स की किताबें यहाँ थी और कितनी तादाद में थी? लाइब्रेरी में उस वक्त लगता है कि 35-36 हज़ार किताबें थी जी। 35-36 हज़ार किताबें थी। किताबों में ज़्यादा किताबें तो उर्दू की हैं
और उसके अलावा कुछ किताबें हिंदी और अंग्रेज़ी की भी थी। उसके बाद में हम लोगों के आने के बाद में देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल ये हुआ कि लाइब्रेरी जो है उसमें स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होना चाहिए। लाइब्रेरी का एक मकसद होना चाहिए यहाँ से लोग पढ़ करके आगे किसी काबिल भी बने। तो उस नाते जो उर्दू की किताबें थी वो हम लोगों के पास सभी तरह की किताबें उर्दू की हैं। और आमिर सुबहानी सर आए थे, उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि जितनी कोर्स की किताबें हैं जो फिर स्कूल का, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की उर्दू की, उस किताबों को ज़रूर यहाँ पर रखी जाए। तो हम लोगों ने ये किया कि जितनी भी कोर्स की किताबें हैं उर्दू की सभी स्टैंडर्ड का, वो हम लोगों ने मंगवाया है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आसपास में जो यूनिवर्सिटी है और फिर कॉलेजेस हैं जहाँ पर उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए आराम का एक जगह बन गया। यहाँ पर बेहतरीन रीडिंग हॉल है, एयर कंडीशन, वहाँ पर बैठ करके वो लोग उर्दू किताबों का मुताला करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते थे, या बीपीएससी हुआ, जुडिशरी हुआ, या फिर उसके बाद पुलिस सर्विस में जाने के लिए जो एक होता है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बहाली, उसके लिए भी बहुत सारे लोग आते रहे हैं, बैंक वगैरह, रेलवे की। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश ये की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए किताबें हैं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ की किताबें हैं, तो उसको हम लोगों ने कोशिश कर करके या स्टूडेंट से ही राय लेकर के वैसी बहुत सारी किताबों को हम लोगों ने मंगवाया। अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी में 40,000 से ज़ायद किताबें हैं। 40,000 से ज़ायद किताबें हैं। और इस लाइब्रेरी में मेंबर्स कितने हैं? जब हम आए थे तो शायद 600 मेंबर्स थे। 600 मेंबर्स थे जो कि रेगुलर, लेकिन फिर कुछ हम लोगों ने सोचा कि कम से कम इसको 1000 करना है। तो उसके बाद आज हमारे यहाँ पर मेंबर 1000 से ज़्यादा है, शायद 1100 मेंबर है। क्या बात। और बहुत जल्द एक हमारे यहाँ डायरेक्टरी शाये करवाई जा रही है। उस डायरेक्टरी में जितने भी लाइफ मेंबर रहे हैं शुरू से अब तक, मतलब 1938 की अगर बात करें तो 1938 का शायद नाम नहीं हो, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो के मेंबरान का नाम है। तो सारे नामों को हम लोगों ने एक जगह किया है और करने के बाद उसे डायरेक्टरी की शक्ल दी गई है। उसमें जितने भी लाइफ मेंबर हैं शायद 176 हैं, 1076, वो सारे मेंबरान की नाम भी अगली डायरेक्टरी में शाये होगी। वाह, ये तो बहुत बड़ा काम आपने किया है जी। तो यहाँ जो मेंबर्स का एडमिशन लिया जाता है इस लाइब्रेरी में, तो उनके लिए कुछ फीस भी रखी गई है? जी, मेंबरान 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कि स्टूडेंट्स आते हैं, आकर के पढ़ाई करके चले जाते हैं, किताब निकल कर पढ़ते हैं, लेकिन किताब घर ले जाने की उनको इजाज़त नहीं। तो वैसे मेंबरान के लिए ये है शर्त कि वो उनका आधार कार्ड और जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहाँ से एक रिकमेंडेशन ले लेते हैं, या उनका आईडी कार्ड, जिसके आधार बेसिस पर उनको हम लोग मौका देते हैं यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए। एक पुरसुकून माहौल में वो लोग अपनी तैयारी करते हैं। दूसरे वैसे लोग हैं जो मेंबरान लाइफ मेंबर, जिसके लिए फ़ी है, उनको 500 रुपया देना होता है, जो कि लाइफ टाइम, अभी फ़िलहाल तो लाइफ टाइम के लिए है। जो 500 रुपया देकर लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं तो उनको 2 किताब ले जाने की इजाज़त होती है 15 दिनों के लिए। वाह, तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। 500 रुपए में लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप। और एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो बहुत अच्छे बड़े लोग भी यहाँ पर के लाइफ मेंबर हैं, उनमें पहला नाम हम लेना चाहेंगे आमिर सुबहानी सर का। आमिर सुबहानी सर इस गवर्नमेंट के लाइफ मेंबर हैं। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि सर जो है बराबर आकर आज भी किताबें ले जाया करते हैं। और जब वो किताबें लेते हैं तो वो खुद से रिसीव करते हैं, रजिस्टर पर साइन करके किताब ले जाते हैं, फिर वापस भेजते हैं, ये लौटा ही देते हैं। दूसरे हमारे यहाँ पर जो है कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा साहब जो वज़ीर तालीम थे, वो यहाँ के मेंबर हैं। उसके बाद दीपक कुमार सिंह सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आजकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो यहाँ के मेंबर हैं। असंगमा चुबा आओ सर जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट में है, IAS सीनियर ऑफिसर, वो भी इसके मेंबर हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर ये भी मेंबर बने हैं सुनील कुमार साहब वज़ीर तालीम। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ के मेंबर हैं। दूसरी बात ये कि एक आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल गो तलत अजीज़ साहब, वो यहाँ के लाइफ मेंबर हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये तमाम जो नाम आपने अभी लिया, ये लोग लाइब्रेरी के रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ से किताबें ले जाते हैं या यहाँ आके बैठ के पढ़ते हैं।
सर, इतना बड़ा काम इस लाइब्रेरी में हो रहा है, इतनी सारी किताबें हैं, तो इसके पीछे खर्च भी काफ़ी होता होगा, तो इसका फंड का इंतजाम कहाँ और कैसे होता है? फंड में तो बहुत यहाँ पर ज़्यादा फंड शुरू में नहीं था, लेकिन हमें लगता है कि किताबों को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को जितनी किताब की ज़रूरत होती है, एक स्टूडेंट को किताब की ज़रूरत होती है 2-4-5 हज़ार रुपये का किताब अगर वो लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन में किताब आती है 10-15-20 हज़ार रुपये तक का, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो किताब में जो कॉन्टिजेंसी का पैसा हमें मिलता है उसी से हम लोग किताब ले लेते हैं। किताब में हमने अगर 20,000 रुपया भी खर्च किया जाए तो काफ़ी अच्छी किताबें दस्तयाब हो जाती हैं। लेकिन साथ साथ वो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी आप मंगवाते हैं जी, तो उसके लिए भी एक फंड की ज़रूरत होती है। वो उसी कॉन्टिजेंसी फंड से हम लोग उसको करते हैं। तो वो जितने मैगजीन और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेज़ और उर्दू के अखबारात आते हैं, तो वो अखबारात का भी कीमत मुझे लगता है कि शायद डेली 25-30 रुपया अगर खर्च करने पे बहुत सारा अखबार आ जाता है। तो डेली अगर 30-40 रुपया भी खर्च करते तो 1000-1200 रुपये महीने आता। तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए ये बहुत बड़ा खर्च नहीं है। सर, एक बात ये बताएं कि जैसा हमें पता है, क्योंकि मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ, कि इस लाइब्रेरी के कैंपस से एक रास्ता होकर पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जाया करता था, हॉस्टल की तरफ, जिससे बड़ा न्यूसेंस क्रिएट होता था कैंपस में। तो अब मैं देख रहा हूं कि उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि उस तरफ से कोई किसी का आना जाना ना हो। तो ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, इस पर ज़रा आप रोशनी डालें कि इस काम को करने में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना। रास्ता तो किसी का बंद नहीं किया गया। वो जो लाइब्रेरी से बीच से एक रास्ता गुजरता था जिससे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के स्टूडेंट्स जाया करते थे, तो उनको भी काफ़ी दुश्वारी होती थी, क्योंकि उनको हॉस्टल जाने के लिए एक गेट को क्रॉस करना पड़ता था अपना। उसके पहले उनको लाइब्रेरी का जो कैंपस का जो गेट है पहला रोड पर, उसको खोलवाना पड़ता था। तो वो जब भी अगर लाइब्रेरी बंद रहती है तो वो भी गेट में ताला लगा रहता था, तो उनको भी काफ़ी परेशानी होती थी जब गेट में ताला बंद हो गया और उनको एक ही रास्ता था जाने का। या फिर कोई हॉस्टल के स्टूडेंट हैं वो भी मेडिकल कॉलेज के, तो उनको बराबर कभी कभी पीएमसीएच से लौटने में भी देर हो जाती है, या कहीं और वो तफरीह के लिए गए उनको लौटने में देर हो जाती है। तो पहले वो उन्हें गेट पर खड़ा रहना होता था। और गेट जब उर्दू कैंपस का गेट जब खोला जाता था, या तो बिहार उर्दू एकेडमी के स्टाफ के ज़रिए या गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के स्टाफ के ज़रिए, तब वो अंदर दाखिल होते थे। उसके बाद फिर वो अपनी गेट में जा सकते थे। तो उनकी भी बड़ी परेशानी थी। और हम लोगों के लिए भी ये था कि गवर्नमेंट ये जो उर्दू कैंपस है उसके बीच से एक रास्ता गुजरता था, जिसके बारे में आपने बताया। तो थोड़ी परेशानी यहाँ के स्टूडेंट्स को भी या उर्दू के जो लोग आते जाते उनको भी होती थी। तो एक रास्ता ऐसा निकाला गया कि आगे के बजाय उनको जो मेन पीछे की तरफ से एक जानिब से रास्ता दिया गया। अब वो रास्ता भी एकदम मेन रोड पर है, और वो रास्ता जो था तो उसमें से अब उनकी अच्छी गाड़ी जाने के लिए, और अब उनको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है कि एक गेट को खुलवाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सीधे अपने कैंपस में, हॉस्टल कैंपस में दाखिल हो सकते हैं। दूसरा एक फ़ायदा उनका हुआ, दूसरा फ़ायदा उर्दू वालों का हुआ कि एक उर्दू से कैंपस सेपरेट बन गया। इस रास्ते से अब वो लोग होकर जाते हॉस्टल की तरफ नहीं जाते हैं। नहीं, तो इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि इस दौरान में कई मीटिंग हुई, और चूंकि वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स लोग का आना जाना था, इसलिए कल भी हमारी मुलाकात हुई। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे पीएमसीएच के, कलहाई साहब के यहाँ भी मुलाकात हुई, तो हमने उनको भी शुक्रिया अदा किया कि आपका काफ़ी सपोर्ट मिला हमको, ये रास्ता को दूसरा अल्टरनेटिव देने के लिए बहुत उनका सपोर्ट मिला। तो मेरी मीटिंग कई बार प्रिंसिपल पीएमसीएच, सुपरिटेंडेंट जो हॉस्टल के थे उनके साथ बहुत बार हुई। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी थे, शायद दीपक कुमार नहीं नाम था, दिनेश कुमार साहब, उनके साथ बात हुई। फिर चूंकि मामला था एक रास्ता को दूसरा रास्ता में तब्दील करना, इस वजह कर कमिश्नर साहब अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक आईएएस एसडीओ थे, उनको भी उन्होंने यहाँ पर भेजा। वो भी मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हुए कि उनके लिए एक अल्टरनेट रास्ता ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि इस कैंपस से घुस करके दूसरा रास्ता जाने के लिए। तो ये सारा
इंतज़ाम जो हुआ है, कई मीटिंग के बाद ये तय होकर के और उनको सेपरेट रास्ता दिया गया। बहुत बड़ा काम किया सर ये आपने। ये शुक्रिया। ये बिल्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट इस लाइब्रेरी का जो आप बता रहे हैं 1938 में हुआ, जी, उस वक्त से ये पुरानी बिल्डिंग में ही लाइब्रेरी चल रही है, लेकिन ठीक इसी कैंपस में एक नई बिल्डिंग बनाई गई है। जी। तो उस नई बिल्डिंग में इस लाइब्रेरी को शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, ये शिफ्ट करने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है पुरानी, जी इसको हम लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। बेशक। और ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का। जी हाँ। मेरे आने के बाद इसमें जो रंग रोगन भी हमने करवाया, और उसको भी सोच समझकर मैंने ऐसा रंग करवाया जो कि दिखे कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है। जी तो ये हम लोग बिल्कुल कायम रखना चाहते हैं, और इस बिल्डिंग को शिफ्ट कराया नहीं गया, बल्कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की तादाद है धीरे धीरे बढ़ने लगी। और यहाँ पर चूंकि अरेंजमेंट है करीब 70-80 लोगों के बैठने का, तो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लगे। और हम लोगों को कई बार ये लिख कर साटना पड़ा कि मज़ीद जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस बात को लिखा कि लाइब्रेरी में अभी सीट फुल हो गई है, इसलिए दूसरी जगह पर जाए, ऐसा गुंजाइश नहीं है। तो ये अच्छी बात भी थी कि लाइब्रेरी फुल है, लेकिन ख़राब ये लगता था कि जो स्टूडेंट आते थे जगह नहीं होने की वजह का उनको वापस लौटना पड़ता था। ये सब बात जहन में आ रही थी। इसके वजह कर जहन में बात आई, तो हम लोगों ने तय किया कि एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। उसमें चूँकि महकमा तालीम से हमको काफ़ी मदद मिली, उसमें ख़ास तौर से पहला जो हमने कोशिश की थी, पहली कोशिश, तो उसमें R.K. महाजन साहब थे। फ़ौरन वो तैयार हुए कि हाँ बिल्कुल आपका प्रपोज़ल अच्छा है। लेकिन उस वक्त में फिर एक परेशानी ये आई कि इसी वक्त में पुल बनने लगा, ओवर ब्रिज बनने लगा, मेट्रो रेलवे का मामला आ गया, तो इंक्रोचमेंट हटाने और इस तरह का बहुत तरह की बात थी। तो ये तो सर कुछ ये पेंडिंग पड़ा। नई बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल गवर्नमेंट को आपने दिया? बिल्कुल, तो हमने फाइल में भी बढ़ा करके प्रपोजल दिया। ये तो बहुत बड़ा काम सर आपने किया। R.K. महाजन सर के वक्त में हमने इसमें सैंक्शन करवा लिया था जी। लेकिन उस वक्त में फिर जो मेट्रो का काम होना, पटना में बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ओवर ब्रिज या मेट्रो का काम के वजह कर इस लाइब्रेरी का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। अच्छा। तो उसमें कुछ दिन पेंडिंग रहा। फिर नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए दीपक कुमार सिंह साहब, फिर मुझे नए सिरे से कोशिश करनी पड़ी, और वो भी फ़ौरन उनकी भी मंजूरी मिली, और उनकी मंजूरी हमने लिया। लेने के बाद में उस वक्त डेवलपमेंट कमिश्नर थे आमिर सुहानी सर, तो वहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर के ज़रिए ही जो भी मकानात बनते हैं उसकी मंजूरी होती है। फिर हमने वहाँ पर फाइल उनके सामने पुटअप करवाया, और फिर वहाँ से मंजूरी मिली आमिर सुबहानी सर के ज़रिए, मतलब बहैसियत डेवलपमेंट कमिश्नर। तो वो होने के बाद में तब फिर काम शुरू हुआ। काम जिस वक्त में होना था उसमें एक बड़ी परेशानी थी, सामने में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। अच्छा। कुछ और भी डिस्टरबेंस था जिसकी वजह का, और ये जो है चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है, तो इसमें बिल्डिंग बनाने की सारी जिम्मेदारी रहती है बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, BSIDC आधारभूत संरचना जो है, तो बिल्डिंगे बनाती है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, वही लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उनके जिम्मे की थी बात। और उनको ये किया कि एक टेंडर वगैरह निकाल दिए। टेंडर निकालने के बाद में एक किसी फर्म ने टेंडर ले भी लिया, उसका टेंडर भी बहुत हमें परेशानी का सामना करना पड़ा इस बिल्डिंग को बनाने में। उसका टेंडर अप्रूव हो गया। जब टेंडर लेने के बाद वो आया, तो एक तो ये सड़क जो थी अशोक राजपथ, उस वक्त में जब तक पुल नहीं बना था, काफ़ी इसमें लोगों का आना जाना था, ट्रैफिक था, बहुत उसकी परेशानी। जाम लगा कर दूसरी बात में वो एक पेड़ का परेशानी, वो सीधे लिख कर के चला गया, दे दिया कि यहाँ पर बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए वो टेंडर उसको मिलने के बाद में वो रिफ्यूज़ करके भाग गया। जब रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर हमने उससे कांटेक्ट किया, उस जो एजेंसी थी, तो वो बोला कि सर वहाँ पर आपके यहाँ ना तो सीमेंट बालू रखने की जगह है, ना ईंटा रखने की जगह है, इसलिए वहाँ पर काम हम नहीं करा सकते हैं। जब वो ऐसा बोला तो मुझे बहुत तकलीफ भी हुई। उसके बाद फिर हमने लेटर लिखा BSIDC को कि इतनी यहाँ पर जगह है, यहाँ पर आसानी से बिल्डिंग बनाया जा सकता है, उसको थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं कर रहा है टेंडर लेने के बाद, तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। अच्छा। उस फर्म को। लेकिन अब आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ से फिर मुझे जवाब आया कि वहाँ पर ऐसा है, जगह नहीं है।
तो फिर हमने कहा कि अगर जगह नहीं है, आप टेक्निकल एक्सपर्ट से इसको आप जांच कराइए। जी। तो फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर आए, और बहुत अफसोस की बात है कि टेक्निकल एक्सपर्ट ने भी उसी तरह का रिपोर्ट करा अरे कि यहाँ पर जगह नहीं है। हाँ, तो हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स में जो लोग आए थे, जब उनसे हमने बात किया कि आप मेरे सामने आगे जांच कीजिए, तो वो बोले कि नहीं, हम भेजे, उनका नाम भी मुझे पता है कि कौन लोग आए थे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो हमें मेरे सामने आइए और आपको क्या परेशानी है बताइए। तब फिर उसके बाद दोबारा टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मेरी मौजूदगी में जांच हुई। जांच होने के बाद में हमने बताया यहाँ पर ट्रैक्टर आने का भी जगह है, और जेसीबी आने की भी जगह है, ईंटा रखने का जगह, सब कुछ हमने उन्हें बताया, पीछे का दिखाया जगह। तब जाकर तैयार वो लोग हुए और दोबारा टेंडर हुआ। अच्छा। और दोबारा टेंडर हुआ तो दूसरी एजेंसी ने इसको काम को लिया है, और दूसरी एजेंसी ने काम को पूरा किया। चलिए, ये आपने अपने सेवा काल में जो नई बिल्डिंग जो कितनी परेशानियों के बाद जो बनवाया, ये तो खैर अद्भुत काम हुआ है, उसको कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा काम आपने किया। तो अब ये बताएं कि वो जो नई बिल्डिंग बनी है जी। वो कितने फ्लोर की है, और उस बिल्डिंग में किस किस तरह के सहूलियात वहाँ दिए गए हैं? शुरू में इसका जो प्रपोजल बना था वो G+3 4 मंजिला इमारत बनने की बात थी, लेकिन ऊपर का छत ऐसे ही ज़ाय हो रहा था, तो सुभानी सर ही मशवरा दिए कि उसमें ऐसा अगर किया जा सकता है, शेड दे करके जो है ना, और 5 मंजिला बना दिया जाए, ताकि ऊपर में स्टैक रूम आपका हो सकता है, एक फ्लोर बढ़ जाएगा। तो उस तरह के हम लोगों ने G+4 5 मंजिला इमारत की तामीर हुई है, और जिसमें कंसेप्ट ये है कि उर्दू के लोग, बुजुर्ग ख़ास तौर से ख्वातीन, और उन लोगों को उर्दू पढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो, उनको पूरी सहूलत फ्राहम कराई जाए। इसकी वजह का जो, और ये भी जहन में है कि बुजुर्गों का, इसलिए हम लोगों ने नीचे में उर्दू का रखा है सेक्शन। बिल्कुल सही। और उर्दू का नीचे, हालांकि लिफ्ट भी लगा हुआ है उसमें, लेकिन नीचे में रखा गया है सेक्शन उर्दू का, कि सारे अखबारात, रसायल और उर्दू की किताबें वहाँ पर रखी गई हैं कि बिला किसी परेशानी के वो लोग आसानी से आगे सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, सीनियर लेडीज भी। हाँ। हमारा ये कॉन्सेप्ट में इस तरह का था कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि सर्विस से तो रिटायर किए हैं, और उनको घर से भी एक तरह से रिटायर जैसा महसूस होता है, घर में अकेले बैठा रहना। जी जी। उनके लिए मुताला से बेहतर या लाइब्रेरी से बेहतर कोई अच्छी जगह नहीं होगी। बिल्कुल। पुरसुकून माहौल है, एसी लगा हुआ, एयर कंडीशन, वहाँ पर बैठ करके वो बहुत शौक से मुताला कर सकते हैं। इसलिए उन्हें के लिए हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का इंतज़ाम किया है। और फर्स्ट फ्लोर जो है, चूँकि एक बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर, अगर आप कर पाएँ, ये जो हमारे गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के लाइफ मेंबरान बहुत सारे हैं, तो इसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। इसमें शायद 2 ही मर्द हैं, बाकी सारी औरतें, लड़कियां हैं, औरतें हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी से पढ़कर उन्होंने यहाँ पर रिसर्च वर्क बैठकर किया है, करने के बाद आज वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में बनी है। इनको भी हम लोगों ने खैर मकदम किया था आमिर सुभानी सर के हाथों। तो एक ये, तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि रिसर्च स्कॉलर्स लोगों के लिए उनको बहुत ही पुरसुकून माहौल चाहिए था, तो फर्स्ट फ्लोर पर हम लोगों ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि रिसर्च स्कॉलर्स लोग जो आए उनको कोई परेशानी ना हो, फर्स्ट फ्लोर पर बैठ करके वो लोग बिल्कुल रिसर्च वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर उनके साथ जो प्रोफेसर आते हैं उनको गाइड करने के लिए, तो उनके लिए भी अलग से इंतज़ाम। और फिर उसके ऊपर एक छोटी मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो एक है जिसमें कि चेयरमैन का चैम्बर भी बनाया गया उस फ्लोर पर। और उसके ऊपर जो सबसे तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें 100 सामीन के बैठने का इंतज़ाम है। वाह। और उसके बाद जो चौथी मंजिल है, बल्कि 5वीं कहा जाए, G+4 है तो 5वीं मंजिल है, वो स्टैक रूम है जहाँ पर किताबें रखी गई। जी, बहुत बड़ा काम हुआ है सर। सर, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपको साहित्य से बड़ा लगाव है, आप बड़ा अदबी आदमी भी हैं, और इस लाइब्रेरी के हॉल में अक्सर व बेशतर आप मुशायरा, किताबों का इजरा और कई तरह की मुख्तलिफ गोष्ठियाँ करवाते रहते हैं। तो इस सिलसिले में ज़रा सा आप कुछ बताएं।
हाँ, ये बात सही है कि इस लाइब्रेरी में हमने बहुत सारा नया काम शुरू किया। तो जब लाइब्रेरी में आए तो पता लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का काम है, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन वो जो प्रोग्राम कराते थे तो परवेज़ आलम साहब हैं, जो कि बहुत ही सरगर्म रहते हैं, बहुत फ़ाल आदमी हैं। उनकी एक तंजीम है इल्मी मजलिस, वो इल्मी मजलिस के हवाले से बहुत सारा प्रोग्राम करवाते थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, जब यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, ख़ास तौर से उर्दू का माहौल को और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए कुछ सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए और मुशायरा भी हो जाए तो लोगों को और उर्दू से जोड़ने का मौका मिलेगा। तो उसके तहत हमने कोशिश किया और कुछ फ़ंड हमने अवेलेबल करवाया जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि जिसमें हमको छोटा मोटा मुशायरा सेमिनार वगैरह हम करवा सकते हैं। उसमें शायरों को कुछ हम एजाज़िया भी देते हैं। तो पहले तो शायद हम लोग 2000 देते थे, ये सब प्रोविज़न नहीं था, तो हमने करवाया है। बहुत छोटी ही कोशिश है, लेकिन कम से कम शायर लोग को हम लोग मिलने जुलने का एक जरिया बना लेते हैं। तो एक ये काम करा लेते हैं। कभी कभी कुछ बड़े शायर हैं या बड़ी हस्तियां हैं, उनके यौम वफ़ात या यौम पैदाइश के मौके पर उनको भी हम लोग याद कर लेते हैं। कभी सादत हसन मिंटू को किया गया, कभी साहिर लुधियानवी साहब को किया गया, कभी जान निसार अख्तर साहब को किया गया, और बहुत तरह का उस तरह हम लोग कराते हैं। फिर अभी बशीर बद्र साहब तो हयात से हैं और सबसे बुज़ुर्ग शायर में वो हैं, तो उनका भी हम लोगों ने यौम पैदाइश बहुत कायदे से मनाया। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है। और इत्तेफाक से मैं भी कई आपके इस लाइब्रेरी के कई प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। ये एक बड़ा काम आपने शुरू कर दिया है। और आखिर में एक सवाल सर आपसे ये होगा कि इस गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैसेज हम पहले स्टूडेंट्स को ये देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जो उनके लिए एक एज होता है, मेरे ख्याल से तो शुरू से है, लेकिन 15-16 साल के बाद से 30 साल का जो उनका एज है, उम्र है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस वक्त में जो अबुल कलाम साहब ने कहा है कि सपना वो नहीं होता है जो सोते में देखा जाए, सपना वो होता है जो कि जाग कर देखा जाए, जो आपको सोने ना, खुली आंखों से देखा जाए, सोने ना दे। तो वो एक उम्र है उस तरह का, जो खास तौर से तो 15-16 बहुत नीचे हो गया, लेकिन 20 साल से 30 साल का वो ऐसी उम्र है कि जिसमें आपको सपना देखना होगा खुली आंखों से, आगे आपको क्या करना है। उसके लिए अगर आप सपना देखते हैं तो फिर सबसे बेशकीमती चीज़ आपके लिए है किताबें, और किताबों के लिए सबसे अच्छी जगह है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में ये है कि पूरी सहूलत हम उन लोगों ने यहाँ पर फराहम कराया है, बस सिर्फ आपको आने की ज़रूरत है। आप आए, बैठें, पढ़ें, तालीम हासिल करें, और दूसरी बात यह कि एकदम आगे की ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके लिए सिर्फ ज़रूरत है आपका मजबूत इरादे के लिए और बेहतर ज़िंदगी का सामने में सपना देखने का, आपको कामयाबी मिलेगी। और दूसरा ये एक मैसेज रहेगा आम आवाम के लिए, और वो लोग भी जो हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके लिए वक्त गुजारने का या सीखने सिखाने का कोई उम्र ख़त्म कभी नहीं होती है। उनके लिए यही कहेंगे कि लाइब्रेरी में आएँ और हर तरह की किताबें मौजूद है, अपने इंटरेस्ट की कोई भी किताबें निकालें, पढ़ें। उसके लिए आपको मेंबर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी किताब आपको चाहिए, आपको किताब यहाँ पर सिर्फ एक आइडेंटिटी के बेसिस पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। किताबें, मैगज़ीन पढ़िए और एक आपका डेली का रूटीन बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बड़ा काम आपने इस गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के लिए किया है। तो आपके लिए एक शेर है, आने वाली नस्लें आपको भूल सकें नामुमकिन है जी, नक्श कदम के मिटते मिटते राह गुजर बन जाएंगे। वाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने देखा कि हमारी बातचीत हो रही थी गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना के चेयरमैन जनाब अरशद फिरोज साहब से, और जितना वक्त भी इन्होंने इस लाइब्रेरी में दिया या जितने जो सेवा काल यहाँ इनका अब तक रहा है, इसमें इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया। और जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, खा वो किताबों को लेकर हो, रीडर्स को लेकर हो, और नई बिल्डिंग जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस लाइब्रेरी के लिए, वो इन्होंने किया। बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने काम किया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। ठीक है सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया।